हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, दैट इज द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि हमारी एकेडमिक लाइफ का लगभग 70% इन एमसीक्यूज के ही गोल गोल चक्कर काटता है। राइट फ्रॉम प्राइवेट बॉडी ओलंपियाड स्टार्टिंग एट क्लास 1 टू जेईई एडवांस, जो पेपर आता है जनरली उसका जो पैटर्न रहता है दैट कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको उन ऑप्शंस में से बेस्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ हैक्स, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करने में। थोड़ा सा फिल्टर करेंगे आज के इस वीडियो को, आज के इस डिस्कशन को, और हम बात करेंगे MCQs with single choice correct and no negative marking, क्योंकि जूनियर लेवल पर 10 तक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पैटर्न ऐसा ही होता है कि MCQs होते हैं जिनमें एक ही आंसर करेक्ट होता है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन सिंगल चॉइस करेक्ट होती है, और ज़्यादातर ओलंपियाड्स में या कॉम्पिटिशन्स इवन इन NTSC पेपर 1 में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा ये एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और वो एमसीक्यूज कैसे हैं, सिंगल चॉइस करेक्ट है एंड विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई एग्जाम डे तो बाद में आएगा, पहले तो आप उसकी तैयारी करना शुरू करोगे। तो उस प्रिपरेशन में, उस जर्नी में आपको क्या डेवलप करनी है, आपको बिल्डअप करनी है अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। राइट अब आप बोलोगे मैम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, इसे कैसे बिल्डअप करना है। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कि आप जो भी आपका टारगेट एग्जाम है, जो भी आपका कंपटीशन है, चाहे वो NSO हो, IMO हो, या सोशल साइंस का ओलंपियाड हो, या NTSC जैसा कोई गवर्नमेंट बॉडीड कंडक्टेड जो है एग्जाम हो, उसको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप टाइम मैनेजमेंट उसमें कैसे करोगे, आप पहले कौन सा सब्जेक्ट करोगे। जैसे अगर हम NTSC की बात करें तो हम सबको पता है कि उसमें पेपर 1 में नो डाउट सिर्फ मेंटल एबिलिटी आता है, लेकिन पेपर 2 जो सैट का पेपर होता है उसमें साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, उसमें सोशल साइंस भी आता है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आता है। तो यू नीड टू हैव अ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करोगे, कितना टाइम दोगे, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो ये आपके पास एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये हम बनाएंगे कैसे मैम, हाउ विल वी बिल्ड अ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें आपको हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन का प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर्स के, इनफैक्ट आपको 5 साल के, 10 साल के जब आप पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन फ्रेम टेक्निक क्या हो रही है उसमें, या ऑप्शंस कितने क्लोज आ रहे हैं, या क्लियर कट ऑप्शंस आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, किस पैटर्न का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्या जो कन्वर्जन क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, या न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, डेफिनेटली उस एग्जाम का नेचर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का पेपर उसमें फ्रेम होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। नो डाउट आपकी जो मेंटर्स हैं, आपकी जो टीचर्स हैं, वो भी आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में बहुत गाइड करेंगे। जैसे जनरली हमें बताते हैं कि सोशल साइंस आप पहले अटेम्प्ट कर लो, या बायोलॉजी आप पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है। राइट, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो आप तुरंत आंसर टिक कर दोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट व्हाट आई एडवाइस इज के हर स्टूडेंट अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उसका दिमाग मैथ्स में बहुत अच्छा चलता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो वो पहले मैथ्स करे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी और की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए उसने सोशल साइंस पहले कर लिया, उसमें वो बहुत ज़्यादा रटने की कैपेसिटी रखता नहीं है, तो उसको एक तो बहुत टाइम लगेगा सोशल साइंस के क्वेश्चंस में, और वो मोटिवेटेड भी फील नहीं करेगा। तो जो आपकी स्ट्रेंथ या आपकी वीकनेसेस हैं एकेडमिकली, उनको आइडेंटिफाई करते हुए बिल्ड योर ओन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। तो ये तो कब करना है आपको, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट कॉम्पिटिशन। उस जर्नी में जब आप हैं तब आपको ये काम करना है।
अब आ जाता है दी डे, है ना, जो कंपटीशन है, जो एग्ज़ाम है, वो दिन आ जाता है। आप बढ़िया मोटिवेट होकर कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं और आपके सामने आ जाता है आपका वो क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये देखा है, बच्चे भी बोलते हैं कि मैम हमने ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया हम उसको अटेम्प्ट करने लग गए, हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैम फिर भी स्कोर इतना ही आया या कम आया, उतना एक्सपेक्टेड जितना था उतना नहीं आ पाया। तो आप जो गलती कर रहे हो वो ये है कि आप भिड़ते ही एकदम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से आप शुरू कर रहे हो, ये नहीं करना आपको। What you need to do is you need to take a glance at the paper. जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें इनिशियल 10 से 15 मिनट लगाइए, उसको फ्लिप कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, एक सरसरी निगाह डाल लीजिए कि क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे कैसे आ रहे हैं, राइट। इसमें क्या होगा, देखो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना उसमें नियरली 30 to 40% जो क्वेश्चंस होते हैं, 30% से लेकर 40% क्वेश्चंस आर यूजुअली इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शंस देखते ही आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये है। तो जो आप जब आप ग्लांस लेंगे पेपर का, जब आप उसको देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पढ़ते ही आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन आपको वहीं का वहीं क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर टिक कर देना है। इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगी कि इनिशियल 10 से 15 मिनट में एक तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो चुके होंगे जिनके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जिनके आंसर्स की आपको श्योरिटी होगी कि हाँ ये आंसर करेक्ट है। आप बहुत मोटिवेटेड हो चुके होंगे, आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी हो चुकी होगी, और कहते हैं ना अगर आपकी स्टार्ट अच्छी है तो ऑफकोर्स आपका एंड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थ्रू आउट द पेपर उस 2 घंटे में या 1 घंटे में जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें बहुत मोटिवेटेड और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। तो आपको इनिशियली क्या करना है, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना, आप फ्लिप करके देखो पेपर को, क्वेश्चंस को एक बार रीड करके देखो फटाफट, जहाँ जहाँ जो जो आपको इजी क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप टिक करते जाओ ताकि आपका वो मोटिवेशन स्टार्टिंग से ही बना रहे। फिर सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो भाई आ गए आपके इजी क्वेश्चंस, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं या न्यूमेरिकल्स आ गए, है ना, कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, वो होते हैं थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका 2 घंटे का पेपर है तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे 1 घंटा जो है इन जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई रीजनिंग लग रही है या जिसमें कैलकुलेशन लग रही है, मुझे उनको वो 1 घंटा देना है। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटा, दैट डिपेंड्स कि आपका टोटल ड्यूरेशन कितना है एग्जाम का, उस हिसाब से आप ये जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आपका जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है वो अप्लाई होगा, उनकी एप्लीकेशन आएंगी, कोई इक्वेशन आ गई, कोई फॉर्मूला आ गया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, उसकी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगी। ये भी लगभग 30 to 40% के आसपास रहता है पेपर में। अब आता है आई डोंट हैव एनी क्लू टाइप क्वेश्चन। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। भाई एक तो आ गया इजी, देखते ही आंसर समझ में आ गया, दूसरा आ गया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, लॉजिकल, न्यूमेरिकल एंड ऑल दैट, और तीसरा आ गया क्या करना है इसमें, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्लू, ये कहाँ से आ गया, ये भी था क्या सिलेबस में, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसमें आप माहिर होते हो, तुक्के मारने हैं, है ना, गेस वर्क आपको करना है। बट गेसिंग अगेन इज एन आर्ट। ब्लाइंडली गेस नहीं करना कि मुझे ना मेरा लकी नंबर 3 है तो मैं तो थर्ड ऑप्शन ही टिक करूंगा, चाहे आंसर मुझे और अंदर से जो है कोई भी आवाज़ आ रही हो कि आंसर मुझे सेकंड लग रहा है, पर नहीं, मेरे तो लकी नंबर 3 मैं 3 करूँगा। ऐसे नहीं करना, ब्लाइंडली गेस वर्क नहीं करना। गेसिंग में भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, राइट। अब उसके मैं छोटे छोटे टिप्स आपको दे रही हूँ, किस चीज़ के, हमारी द गेस मास्टरगिरी, है ना। तो गेस वर्क कैसे करना है ये भी, क्योंकि हमने बोला है कि ये जो हम बता रहे हैं पॉइंट्स, ये किस बारे में है, व्हेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप आराम से अच्छे से गेस कर सकते हैं। लेकिन गेस करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब एज आई सेड कि ब्लाइंडली ऑप्शंस को टिक नहीं करना कि भाई मेरा नाम तो सी से शुरू होता है, मैं तो सी वाला ऑप्शन टिक करूंगा, है ना। ये चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। यू हैव टू बी अ बिट सेंसिबल वाइल गेसिंग कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और फिर थोड़ा दिमाग लगाकर गेस वर्क करो कि हाँ इसमें से ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग। और क्या ध्यान में रखना है, ये एक जनरल, सी दीज आर जनरल, मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको कि ये जनरल चीज़ें हैं, जनरल बातें हैं, इन पर ऐसा नहीं कि आप एकदम 100% आप स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करो, बट दिस इज व्हाट यूजुअली हैपन्स, राइट।
तो ए और डी जो है वो ज़्यादातर आंसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना तो ए जो ऑप्शन होता है वो आपको फंसाने के लिए होता है, दैट इज़ लाइक अ बेट, है ना, जैसे मछली को फंसाने के लिए दाना डालते हैं ना, तो वो ए ऑप्शन आपका जो है वो ज़्यादातर वो दाना होता है जिसमें आप फंस जाओगे। तो ए ऑप्शन ऐसा होगा कि आपको वो ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इट विल बी वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर, इट विल बी लाइक द करेक्ट आंसर, बट ऐसा नहीं कि आपने ए पढ़ा और आपको लगा हाँ हाँ यही आंसर है, वो टिक कर दिया, आगे बेचारे बी सी डी तो ऐसे ही रह गए। ऐसे नहीं करना है, राइट। तो ए यूजुअली इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और आप हो भी जाते हो। जो डी ऑप्शन होता है वो बेचारा फॉर्मेलिटी के लिए होता है वहाँ पर, कि 4 ऑप्शंस कंप्लीट करने हैं, तो आंसर तो ए बी सी में से कहीं हमने डाल दिया, और डी ऑप्शन जस्ट टू कंप्लीट द 4 ऑप्शंस वो डाल दिया जाता है। तो यूजुअली पेपर्स में ए और डी करेक्ट आंसर नहीं होते हैं। आप ज़्यादा जो ध्यान दो वो किस पर ध्यान देना है, बी और सी ऑप्शंस में से ज़्यादातर आंसर निकलते हैं, राइट। देन अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं विच आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, विच आर वेरी क्लोज ऑप्शंस, है ना, कि ये और ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोबेबली उन दोनों में से ही करेक्ट आंसर निकलता है। तो आपको बहुत अच्छे से वर्ड्स उनके पढ़ने हैं, लैंग्वेज उनकी पकड़नी है कि दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं बट डिफरेंस क्या है दोनों में। कभी कभी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो ऑप्शन होता है वो आंसर होता है। तो अगर सिमिलर ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन में तो उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रोबेबली उसमें से करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। फिर अगर 2 चॉइसेस ऐसी हैं विच आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, है ना, दूसरा ऑप्शन में लिखा है अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, तो एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट जो है ऑप्शंस आ गए। तो ज़्यादातर ऐसे ऑप्शंस में से ही एक चॉइस जो होती है वो करेक्ट होती है और वो आपको आंसर तक पहुंचा देगी, राइट। तो ये छोटे छोटे जो तरीके हैं जिस तरीके से आप इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं, ब्लाइंडली गेस करने की जगह। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन जनरल जो आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखने हैं। एज आई सेड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेक इट अ पॉइंट एंड मेक इट श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें, क्योंकि गलत आंसर के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। कीप अ चेक ऑन टाइम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं रखा, आप बस बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चंस में, या बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे रीड करने में या गेस करने में, तो यू कैन रन शॉर्ट ऑफ टाइम और आपका पेपर जो है वो छूट सकता है। तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान आपको रखना है कि कितना टाइम बाकी है, कितने क्वेश्चंस बाकी हैं। कीप अ चेक ऑन दिस। Remember the golden rule of elimination. This is very very important to attempt MCQs. ये बहुत हेल्प करता है। The knockout system जिसे हम बोलते हैं, या elimination system हम जिसे बोलते हैं, जो आपने वो देखा ना KBC में 50-50, है ना, 4 में से 2 चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं, एंड जो बाकी 2 चॉइसेस ही रहती हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम। तो वही चीज़ आपको MCQ में भी करनी है। जब आप चारों ऑप्शंस को क्लोजली देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ज़्यादातर 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, नहीं मतलब वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ऑप्शंस, मैं आंसर नहीं हूँ, मुझे साइड में कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेशन की ट्रिक बहुत काम में आती है, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम में आती है कि आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल रूल आउट कर सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही दिमाग लगाकर आपको आंसर निकालना रहता है। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ एलिमिनेशन। देन अगर क्वेश्चन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑलवेज, नेवर ऐसे वर्ड्स हैं, तो पढ़ते वक्त उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उनको ध्यान में रखिएगा ऑप्शंस रीड करते वक्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इनकरेक्ट पूछा होता है करेक्ट देख लेते हैं, या करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट देख लेते हैं, नॉट को, नेवर को, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको वो स्किप कर देते हैं समहाउ, जल्दीबाजी के चक्कर में कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो थोड़ा सा केयरलेसली इन वर्ड्स को मिस कर देते हैं। ये हमें कभी नहीं करना, बिकॉज दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द क्वेश्चन जो आपको सही आंसर तक पहुँचा सकते हैं। देन लुक फॉर आंसर्स हिडन इन द क्वेश्चन। यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज में ही आंसर होता है, आपको ऑप्शंस तक रीड करने की या उनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर दे रहा होता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें, एक तो उसको पूरा पढ़ें,
दूसरा, पढ़ते वक्त उसकी एक पिक्चर माइंड में बनाते जाएं और उसको बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करते हुए पढ़ते हुए चले जाएं। तो उसको लैंग्वेज को समझना, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ही बहुत बार आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। देन डोंट रीड टू डीप इन द क्वेश्चन। यस, कभी कभी हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं ना कि ये ना इसने ऐसे पूछा होगा या इसमें ये वाला लॉजिक लगाया होगा, ये भी लगाया होगा, ये भी लगाया होगा। एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो वो नहीं करना है हमें। ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है बट उसमें बहुत डीप कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा होता है। आप बहुत ईजिली उसको, लैंग्वेज को भी अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग अननेसेसरी का हमें नहीं लगाना है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसे ही डेटा गिवन होता है ना, जिसका क्वेश्चन में कोई लेना देना ही नहीं होता। जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है अरे ये वैल्यू गिवन है, फिर आप उस वैल्यू को सोचते सोचते पता नहीं कौन से फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं जिसका उस क्वेश्चन से लेना देना होता ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए दी जाती हैं। तो आपको क्लियर रहना है, ये पूछा है, ये गिवन है। न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, दिस इज गिवन एंड दिस इज आस्क्ड। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड आस्क्ड? इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होता है? बाकी दुनिया भर की क्या चीजें दे रखी हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ पूछी है। आपको बस स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए, सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इसको थोड़ा और घुमाने के लिए, थोड़ा हैवी बनाने के लिए उसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू दे देंगे, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है कुछ और भी डेटा गिवन हो, तो उन सबसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी कभी क्या होता है, हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हमने क्वेश्चन रीड किया, पहला ऑप्शन पढ़ा, पहला ऑप्शन ही हमें आंसर समझ में आ गया कि हाँ भाई ये आंसर है। उसके आगे हम इतना, मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बी सी डी बेचारे आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आते। तो ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार जो डी ऑप्शन होता है वो ऑल ऑफ दीज का गिवन होता है, जिसमें ए भी करेक्ट हो जाता है, बी भी करेक्ट हो जाता है और सी भी करेक्ट हो जाता है। बट ओवर एक्साइटमेंट में हम ए को देखते हैं, आंसर आ गया, ए को टिक किया और आगे बढ़ गए। तो ये हमें नहीं करना है। अगर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है तो एक बार डी ऑप्शन पर नजर जरूर मार लीजिए कि कहीं वो ऑल ऑफ दीज जैसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, राइट? तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अपने कंपटीशन को अच्छे से क्रैक करने में। लेकिन अब ऐसा ना हो कि ये वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद हमने बुक्स करी बंद कि भाई हमें गेस करना भी आ गया और एमसीक्यू अटेम्प्ट करना भी आ गया, मैम ने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, हम तो बढ़िया कंपटीशन में जाकर कर देंगे डायरेक्ट पेपर। नहीं, these points can help you to a certain extent, right? बट जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी तैयारी। जिस भी कंपटीशन को आप टारगेट मानकर चल रहे हैं, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी सिंसियरिटी से, पूरे डेडिकेशन से उसकी तैयारी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे वो आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ के मॉक टेस्ट पेपर्स हों, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होगा एंड हेंस आपकी परफॉर्मेंस भी उस कंपटीशन में इंप्रूव होगी। तो सबसे ऊपर जो हमें रखना है वो हमारा वो डेडिकेशन, वो हार्ड वर्क है, उसके साथ हमारी प्रैक्टिस, एंड देन टू हेल्प, टू कॉम्प्लीमेंट, टू एड ऑन, ऑल दीज पॉइंट्स कैन हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम स्कोर। राइट गाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उसकी तैयारी करते वक्त आपको कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं। टीम एटीपी स्टार पूरी कोशिश करेगी कि बेस्ट सोल्यूशन दे पाए आपको आपकी उन प्रॉब्लम्स का। गुड लक, थैंक यू।